नमस्कार, मैं हूं राजन झा और पिछले वीडियो में हमने कुछ आंकड़ों की मदद से कांग्रेस के पतन की पूरी कहानी सुनी। यह जाना कि लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है, यानी 273 सीटों का जो आंकड़ा है वह कांग्रेस पार नहीं कर पाई है। भले 2004 और 2009 में उनकी सरकार रही, परंतु इन चुनावों में भी कांग्रेस को क्रमशः 145 और 206 सीटें ही प्राप्त हुई। फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 2 बार भारी बहुमत से चुनाव जीता। 2014 में कांग्रेस को कुल 44 तो 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली। यह वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पेस्ट कर देंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस लोगों की नजर से उतरती चली गई। वैसे तो इंदिरा गांधी द्वारा देश में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद से ही कांग्रेस का खुलकर विरोध होने लगा था, परंतु 1984 में प्रचंड जीत के बाद, भले वो सहानुभूति से मिली हो, परंतु इस जीत के बाद राजीव गांधी व उनके सलाहकारों और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने गलत फैसलों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस की गलतियों को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, मुस्लिम तुष्टीकरण। वैसे तो कांग्रेस शुरुआत से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, परंतु शाह बानो प्रकरण के बाद एक तरह से इस पर मुहर लग गई। 1984 के आम चुनावों के कुछ ही महीने बाद 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया था कि वह अपनी परित्यक्ता पत्नी शाह बानो को 179 रुपये 20 पैसे मासिक का गुजारा भत्ता दे। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया, और उनका विरोध तो आप जानते ही हैं किस प्रकार का होता है। 1986 में तत्कालिक राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए, संसद में कानून बनाकर फैसला पलट दिया। यहीं से बहुसंख्यकों का ध्यान कांग्रेस की तुष्टीकरण की पॉलिसी की तरफ गया। भाजपा नेताओं ने अलग थलग महसूस कर रहे बहुसंख्यकों को अपनेपन का एहसास कराया। बड़ी संख्या में लोग भाजपा के समर्थक बनने लगे। कठमुल्लों के आगे राजीव गांधी के उस शर्मनाक सरेंडर ने सेकुलरिज्म की पवित्रता खत्म कर दी। मुस्लिम तुष्टीकरण को सेकुलरिज्म का पर्यायवाची बना दिया गया। जो कांग्रेस की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार के हनन पर आंसू बहाती थी, वह कांग्रेसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदुओं, सिखों पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहे। कांग्रेस की देखा देखी ही मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण को हथियार बनाकर वोट बैंक बनाने की चाल चली, जो काफी हद तक कामयाब भी रही। क्षेत्रीय पार्टियों ने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के सशक्तिकरण की बजाय उनके तुष्टीकरण का कांग्रेसी फार्मूला अपना लिया, जिससे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला, बहुसंख्यकों पर आक्रमण तेज हुए। 1992 में देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था। इसकी पूरी कहानी पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखिएगा आप कैसे मुस्लिम कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू बेटियों को नोचा था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था और किसी को भी सजा नहीं। यह घोर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कई बार खुलेआम यह कहा कि देश के साधनों और संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों का है। इस बयान पर तो आज तक कांग्रेस ऐसी घिरी हुई है कि उनको जवाब देते नहीं बनता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भले मुस्लिम शब्द नहीं लिखा, परंतु लिखी गई बातें अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों को विशेष कानून और अधिकार देने की बात करता है। इसमें और मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही मांगों में काफी समानताएं हैं, जिसे देखने के बाद आसानी से समझा जा सकता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता है। मैं उदाहरण देता हूं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानून को रद्द करने, मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को बनाए रखने और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कई तरह की छूट देने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में बुर्का हिजाब पहनने की अनुमति, भाषा और खान पान की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ऐसे में गो हत्या, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे कार्यों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सामाजिक समरसता खतरे में पड़ सकती है। यहां तक कि हेट स्पीच के नाम पर हिंदुओं की स्वतंत्रता का दमन, मुस्लिम जजों की नियुक्ति करके न्यायपालिका को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश और जाति जनगणना कराकर हिंदुओं को बांटने का संकेत दिया गया है। पार्टी लगभग 52 सीटों पर सिमट गई, लेकिन तुष्टीकरण छोड़ने को तैयार नहीं है। नंबर 2, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा में विफलता।
80-90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार तेज हुए, परंतु मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही आतंकियों और देश विरोधी तत्वों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे मनमोहन सिंह आतंकी यासीन मलिक के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे थे, गले मिल रहे थे। कांग्रेस के शासनकाल में ही देश में बड़े बड़े आतंकी हमले हुए। 12 मार्च 1993 भारत के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कुल 12 धमाके हुए थे। इन सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का हाथ बतलाया जाता है। वह इनके नाक के नीचे से देश छोड़ करके भाग गया। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने राजधानी को दहला दिया था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 210 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस को आतंकियों ने दहलाया। धमाकों में 68 लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2008 में मुंबई में ही देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसे 26/11 के नाम से जाना जाता है। 26 नवंबर की रात को शुरू हुआ यह आतंकी हमला 29 नवंबर को अजमल आमिर कसाब के पकड़े जाने तथा बाकी आतंकियों के खात्मे के साथ समाप्त हुआ। इस हमले में देसी विदेशी कुल 166 लोग मारे गए और 293 लोग घायल हुए थे। कसाब पकड़ा गया था, अन्यथा इस हमले को हिंदुओं पर मरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। असम में 30 अक्टूबर 2008 को विभिन्न इलाकों में कुल 18 धमाके हुए, 81 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 की शाम 7:30 बजे के आसपास 15 मिनट के अंदर 9 बम धमाके हुए, 63 लोगों की मौत हो गई। देश में एक के बाद एक धमाके होते रहे, हमले होते रहे, परंतु पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया। इनके शासनकाल में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठिए आते रहे और बसते रहे। इनके शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूह पनपे जो हर दूसरे दिन खूनी खेल खेला करते थे। इनके शासनकाल में ही नक्सलवाद पनपा। इन समस्याओं पर मोदी सरकार ने सख्ती से आघात किया है। जहां बात से बात होने वाली हो वहां बात की गई, जहां आवश्यकता हुई वहां बम गिराए गए। आतंकियों पर चर्चा चल रही है तो एक कहानी और सुनिए। दिल्ली के बटला हाउस में 19 सितंबर 2008 को एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर मोहन चंद शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद, जो दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे, उनको मार गिराया गया था। उनके साथ ही आरिज और शहजाद अहमद भाग खड़े हुए थे। इस पर भी दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने सवाल उठा दिया था। सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक कहा कि आतंकियों की लाश देखकर सोनिया गांधी रोने लगी थी और उनसे तस्वीर हटाने को कहने लगी। उन्हें इतनी पीड़ा पहुंची थी। दिग्विजय सिंह कई बार इस बात को दोहराते रहे, जबकि उन्हीं के साथी और गृह मंत्री पी चिदंबरम ने स्पष्ट किया था कि मुठभेड़ फर्जी नहीं था। फिर भी कांग्रेस के नेता अब भी समय समय पर बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश करते रहते हैं। अब भी कांग्रेसी नहीं सुधर रहे। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उन्होंने इसके सबूत मांगे। इससे आगे बढ़कर अब वो यह कहने लगे हैं कि पुलवामा हमला बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए कराया था। इससे वैसे लोग जो भाजपा से प्रभावित नहीं हैं, उनको भी भाजपा से सहानुभूति हो जाएगी। ऐसे स्टेटमेंट से पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त या आतंकवाद परस्त लोग ही खुश हो सकते हैं। आपको जब भी लगेगा कि कांग्रेस अब और नीचे नहीं गिर सकती, उसी समय वह आपको गलत साबित कर देगी। यह एक लकवाग्रस्त, नेतृत्व विहीन और दिशा विहीन पार्टी है, जिसके नेता के साथ उसकी सहयोगी पार्टियां तो छोड़िए, अपनी पार्टी के लोग भी खड़े होने को तैयार नहीं है। पुंछ में वायुसेना के जवानों पर हुए हमले को भी इन्होंने भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश की। इससे ये उन आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं जो भारतीयों के खून के प्यासे हैं, और उन लोगों को कटघरे में खड़े करते हैं जो उन आतंकियों से लड़ रहे हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि आज की पब्लिक सब जानती है और समझती है। कांग्रेस वाले अब भी उन्हें, खासकर बहुसंख्यकों को, मूर्ख समझने की भूल करते हैं। कांग्रेस के पतन का अगला कारण है घोटाले पर घोटाला। मैं कांग्रेस के समय हुए घोटालों की सूची आपको पढ़कर सुना देता हूं। बोफोर्स घोटाला। 1987 में एक स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी से रिश्वत लेने के मामले में राजीव गांधी समेत कई बड़े नेता फंसे थे। करीब 64 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। HDW सबमरीन घोटाला 1987, एयरबेस घोटाला 1990, सिक्योरिटी स्कैम 1992। इसमें हर्षद मेहता ने धोखाधड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया था, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 500 करोड़ रुपए का घाटा हो गया था।
चारा घोटाला 1996 में बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य नेताओं ने राज्य के पशुपालन विभाग को लेकर धोखाबाजी से 950 करोड़ रुपए कथित रूप से निगल लिए थे। इस मामले में लालू यादव को सजा भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, INX मीडिया मामला, एयरसेल मैक्सिक केस, एंट्रिक्स देवास डील, लैंड फॉर जॉब स्कैम, पंचकुला गुड़गांव जमीन मामला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस, एम्ब्रेयर डील, पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट डील, हॉक विमान खरीद मामला, आदर्श हाउसिंग मामला, अगस्टा स्कैम इत्यादि। कांग्रेस के पतन के कारणों में महंगाई की भी मुख्य भूमिका है। महंगाई बढ़ती गई परंतु देश में रोजगार के अवसर कम थे, जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम होती गई और गरीबों की संख्या में तेजी आई। बढ़ती बेरोजगारी से परेशान लोगों को जब घोटालों की जानकारी मिलने लगी तो उनका कांग्रेस पर से मोह भंग होने लगा। बड़े नेताओं की उपेक्षा, यह भी कांग्रेस के पतन का एक प्रमुख कारण है। कांग्रेस में राहुल गांधी को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे नेताओं को अधिक अवसर नहीं दिए जाते। ऐसे आरोप लगते हैं कि गांधी परिवार से अधिक अहमियत दूसरे नेता की न हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। राहुल और सोनिया जी की चारों ओर ऐसे चाटुकारों की उपस्थिति है जो उन्हें गलत सलाह देते हैं, जिससे लोगों के बीच उनकी साख खराब होती है। इससे कई बार बड़े नेता पार्टी में घुटन महसूस करने लगते हैं। साथ ही नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए खास कदम भी नहीं उठाया जाता। अब मैं कुछ नाम गिनवाता हूं आपको। शरद पवार, ममता बनर्जी, हिमंत बिस्वा शर्मा, बीरेंद्र सिंह, माणिक शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, नारायण राणे, मिलिंद देवड़ा, SM कृष्णा, शंकर सिंह बाघेला, पेमा खांडू, अशोक चौहान, जितेंद्र प्रसाद, RPN सिंह इत्यादि। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। इनमें से कई तो मुख्यमंत्री रहे और आज भी हैं, पर या तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है या बीजेपी में है। सवाल है कि एक के बाद एक इतने सारे नेता पार्टी से नाराज होते गए और पार्टी में आत्ममंथन नहीं हुआ। इन लोगों ने PM मोदी को गाली देने में जितनी ऊर्जा खर्च की, यदि उतनी ऊर्जा पार्टी के नेताओं को बचाने में लगाते तो शायद आज देश का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता। कांग्रेस पार्टी आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस बदल गई है। यह वह कांग्रेस नहीं हो सकती जिसने देश में राष्ट्रवाद को परिभाषित किया और उसी मुद्दे पर आज़ादी का आंदोलन चलाया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय पार्टी का रवैया लोगों को पसंद नहीं आया था। अब ये वही गलती दोहरा रहे हैं। यदि आपको यह लग रहा है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति घृणा भाव के कारण यह हो रहा है, तो आप पूरी तरह सही नहीं है। कारगिल युद्ध के समय भी कांग्रेस का यही रवैया था। वह तब भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रही थी और ऐसे आरोप लगा रही थी जिससे हमारी फौज का मनोबल गिरे और दुश्मन का हौसला बढ़े। दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का DNA ही बदल गया है। यह सोनिया और राहुल की कांग्रेस है। इसकी प्राथमिकता में राष्ट्रहित नहीं, घोर तुष्टीकरण है, देशहित नहीं, सत्ता की महत्वाकांक्षा है। तभी जीवाश्म बन चुके राजनीतिक दलों के सहयोग से यह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। राहुल गांधी तू तड़ाक पर उतर आए। पहले भी राफेल पर उन्होंने राजनीति की और सार्वजनिक जीवन की सारी मर्यादा तोड़ दी थी। अब फिर वो अपने उसी रूप में मैदान में है। अब भी शायद उन्होंने अपने सलाहकार नहीं बदले जो उन्हें सत्ता में पहुंचाने का सपना दिखाते हैं और कहते हैं डटे रहो, बस मोदी गिरने वाले हैं। पर सच तो यह है कि मोदी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मोदी काल में बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं हो सका, कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं का बीजेपीकरण जरूर हो गया। यही कांग्रेस के पतन का कारण बन गया है। पतन की जो प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी उसे राहुल गांधी ने तेज कर दिया है। कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्यों हर बार यह धारणा बनती है कि जैसे उनके नेता दुश्मन देश के पाले में खड़े हो गए हैं। हिंदू क्यों समझते हैं कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। यदि यह एक धारणा ही है तो भी राजनीति में धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों से भी आग्रह कीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। आप चाहें तो सीधे आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं, उसके लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।